Hello everyone, welcome to my channel EduHome Classes. Today we will start with activity portion of first chapter. Chemical reactions and equations, जिसका हमने कल सिंपली थ्योरी पार्ट कवर अप किया था, उसके आज हम एक्टिविटी पोर्शन विद क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट. फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी नंबर 1.1. क्वेश्चन: दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन. अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज आप आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ ग्लासेस वगैरह पहन सकते हैं. क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. हम एक 2 सेंटीमीटर के लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको हम सैंड पेपर से थोड़ा सा साफ करेंगे, क्लीन करेंगे. होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर. एक छोटा सा बर्नर आता है, उस बर्नर से या स्पिरिट लैम्प उनके थ्रू हम टोंग की हेल्प से उसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे. जब बर्न हो जाएगा तो उसकी जो ऐश बचेगी, जो उसकी राख होगी, उसको हम एक साइड कलेक्ट कर लेंगे. फॉर्म इन अ वॉच ग्लास. उसको वॉच ग्लास में रख लीजिए, छोटा सा एक ग्लास आता है. बर्न अ मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज. आईज से इसको जितना आप दूर रख सकते हैं अपने ग्लासेस वेयर करके रखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी. एक्टिविटी 1.1. सिंपल मैग्नीशियम रिबन लेंगे हम, क्लीन करेंगे इसको सैंड पेपर से. जब ये क्लीन हो जाता है मैग्नीशियम रिबन, इसको हम बर्नर की हेल्प से या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से जलाएंगे. जलाने के बाद क्या होगा, इसको हम टोंग से पकड़ के रखेंगे. जब ये जल जाएगा तो इसकी ऐश बन जाएगी. उस ऐश को हम एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे. सिंपल. अभी तक हमने यही देखा. अब है हमारी ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस में होगा ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न किया गया है, वो जब बर्न करा जाएगा तो उसमें व्हाइट फ्लेम आएगी. व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है जो फ्लेम थोड़ा आवाज करके जलती है. डेजलिंग फ्लेम. मतलब कभी आग जल रही होती है, उसमें हम ऊपर से कुछ डाल देते हैं तो उसमें हल्की सी आवाज आती है. उसी तरीके से एक व्हाइट कलर की फ्लेम जलेगी डेजलिंग की साउंड से. जो ये मैग्नीशियम रिबन होगा, या मैग्नीशियम रिबन की जो ऐश होगी, राख होगी, वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी. इस पाउडर का नाम होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब सिंपल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे. फिर से एक बार हम एक्टिविटी रिपीट कर लेते हैं.
मैग्नीशियम रिबन 2 सेंटीमीटर के आसपास हमने लिया। 2 सेंटीमीटर के आसपास जब हमने इसे लिया तो हमने इसे सैंड पेपर से क्लीन अप किया। सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है। दूसरी चीज, जब इसे बर्नर से जलाया जाता है तो ये कौन से कलर की फ्लेम करता है, कौन से कलर का पाउडर बनता है, मतलब ऐश कौन से कलर की होती है, और फिर इसको हमने वॉच ग्लास में डाल दिया। तो आंसर था सैंड पेपर से हम क्यों क्लीन करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है जब एयर से इंटरेक्ट करता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, तो उसको हम जितना हटा सकते हैं उसको साफ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमें मिल चुका है। दूसरी चीज है मैग्नीशियम रिबन बर्न वाइट, जब बर्न किया जाता है तो फ्लेम कौन से कलर का है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन की ऐश कौन से कलर की होगी, वाइट कलर की। मैग्नीशियम जो ये वाइट पाउडर होगा ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आ जाओ एक्टिविटी पे। वन पॉइंट टू इसमें है टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट PbNO3 एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन रखा लेड नाइट्रेट का, ठीक है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इस सॉल्यूशन में हम ऐड कर देंगे इन अ टेस्ट ट्यूब पोटेशियम आयोडाइड। Again we start this. ऑब्जर्वेशन ये है लेड नाइट्रेट में हमने यहाँ पे मिलाया है पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन हम लिख लेते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन में आएगा हमारा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। कैसे होगा, PbNO3 2 प्लस Ki गिव्स, प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, अब वो होंगे KMO3 प्लस में PbI2। आयंस चेंज हो जाएंगे तो ये फॉर्मेशन होगा इक्वेशन का, और इसमें जो ये PbI2 होगा ये होगा येलो प्रेसिपिटेट। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सिंपल। हमारे दूसरी एक्टिविटी में दिया हुआ था कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन रखा लेड नाइट्रेट का, जिसमें हमने ऐड कर दिया Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी हमें ये बतानी थी। तो ऑब्जर्वेशन होगी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे इनमें, यदि रिएक्शन आयंस एक्सचेंज हो गए, PbI2 बना जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, मतलब ये इनसॉल्युबल था वाटर में, तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी, और एक्सचेंज हुआ आयंस का इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थी।
नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, इस एक्टिविटी में हमें दे रखा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक कोनिकल फ्लास्क में कुछ अमाउंट में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, जिंक के छोटे छोटे पार्ट्स लिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और दे रखा है हम दोनों से ट्राई करेंगे। पहले हम ऐड कर रहे हैं इसमें HCl और हम दूसरी बार इसमें ऐड करेंगे H2SO4. What is HCl? Hydrochloric acid. And what is H2SO4? Sulfuric acid. So क्वेश्चन है कि हम एसिड के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम एसिड को काफी सब मतलब अलर्ट होकर उसे यूज करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? क्या जिंक ग्रेन्यूल के साथ कुछ भी होता है? टच द कोनिकल फ्लास्क और हमें बताना है कि टेम्परेचर में बढ़ेगा घटेगा, क्या कोई चेंज आएगा या कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो पहले हम जिंक ग्रेन्यूल्स का HCl से करवाते हैं। तो जिंक ग्रेन्यूल्स में जिंक प्रेजेंट होगा प्लस HCl gives us ZnCl2 plus H2। H भी 2 है, Cl2 भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, Zn बराबर है। तो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन तो हो गई है, मतलब जिंक जो था उसके ग्रेन्यूल्स का हमने जिंक रखा यहाँ, HCl में उसको मिलाया तो हमें मिला ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस थी जो वो इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, एनर्जी बाहर निकली। इससे हमें क्या पता चला कि ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बाहर जा रही है। और जिंक जो था वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा रिएक्टिव था, तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया, उसकी जगह ले ली। गैस बाहर निकल रही है तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर जो होगा ना वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो टेस्ट ट्यूब या फिर कोनिकल फ्लास्क जो होगा वो वार्म या हॉट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पे। एक बार हमने HCl मिलाया, दूसरी बार हम H2SO4 मिलाएंगे। सेम जिंक ग्रेन्यूल्स में जिंक है, H2SO4 मिला रहे हैं हम, ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है, सिंपल, ये एसिड है ही। मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले लिया, और जो लेस रिएक्टिव था वो उड़ गया। मतलब बाहर गैस जा रही है तो एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और गैस का इवोल्यूशन हो रहा है इसलिए टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें हॉट सेंसेशन होगा।
मतलब हमें जो टेस्ट ट्यूब वगैरह है वो थोड़े थोड़े गर्म लगेंगे। बहुत सिंपल सी थी ये। इससे पहले वाली में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था क्योंकि उसमें आयंस चेंज हो रहे थे। इस वाली में सिंपल जिंक के ग्रेन्यूल्स को, मतलब जिंक के छोटे छोटे पार्ट्स को हमने HCl से मिलाया, तो उसमें जिंक ने H को, जो हाइड्रोजन था वो लेस रिएक्टिव था तो उसको डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन बाहर निकली इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि गैस निकल रही है तो हॉट सेंसेशन होगा हमें। सेम इन केस ऑफ H2SO4, H2 को ये डिस्प्लेस कर देगा, H2 बाहर जाएगी, एक्सोथर्मिक होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा और इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। Now move on activity 1.4. Take a small amount of calcium oxide, जिसको हम क्विक लाइन भी कहते हैं, इन अ बीकर। एक बीकर में हम थोड़ा क्विक लाइन लेंगे या कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे। टच द बीकर, और फिर हम बीकर को टच करके देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमने रिएक्शन पढ़ते टाइम भी देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट करवाया जाता है तो ऑफकोर्स CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको स्लेक लाइन भी कहा जाता है, और इस टाइम पे जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। करके भी देख लेते हैं इसको। बीकर में मैंने लिया CaO विच इज कॉल्ड क्विक लाइन, और कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाटर। वाटर को जब मैं इसमें ऐड करूंगी तो क्या होगा, CaO plus H2O gives CaOH2 क्विक लाइन। जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये स्लेक्ड लाइन दे रहा है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। और इस टाइम पे जो होता है, जो बीकर का सिंपल टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है इस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन और एक्टिविटी नंबर 1.5। एक्टिविटी नंबर 1.5। एक्टिविटी 1.5 में हमें सिंपल बताया गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब ली और उसमें मैंने क्या ले लिया है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्रिस्टल के कलर क्या होएगा, तो जो क्रिस्टल्स का कलर होगा, क्रिस्टल कलर इसमें होगा तुम्हारा ग्रीन। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। और जब इसको हीट किया जाएगा, इसको मैंने मान लो एक स्पिरिट लैंप से हीट करवाया है। हीट करवाने पे कलर किस में बदल जाएगा, FeSO4 को मैंने हीट करवाया। हीट का सिंबल ये होता है, तो मैं इसकी जगह आप मोस्टली ट्राइंगल यूज करूंगी।
हीट करवाया, तो हीट करवाने पे मुझे क्या मिलेगा, एक तो ये टूटेगा Fe2O3 में, मतलब फेरिक ऑक्साइड में। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। और ये हमें देगा सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों तो गैसेज हैं, तो इवोल्यूट होंगी और हीट हो रहा है, तो ऑफकोर्स टेम्परेचर तो इंक्रीज होना ही होना है। टेम्परेचर इस टाइम पे इंक्रीज होगा, गैसेस निकल रही है इसमें से। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी हमारी कि जो ये ग्रीन कलर है ना वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा ब्लैक ऑक्साइड में। इसमें मे भी लिखा भी होगा कहीं। इसमें कलर की बात नहीं करी गई है, बट ये कलर जो होगा, जो ग्रीन कलर होगा वो चेंज हो जाएगा ब्लैक फेरस ऑक्साइड में। ब्लैक कलर के फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ग्रीन कलर ब्लैक कलर के फेरस ऑक्साइड में चेंज हो गया है। ये जो है वो डी टूटा है ना तीन चीजों में, जब एक कंपोनेंट तीन चीजों में टूटा होगा, इसमें दो कंपोनेंट जुड़ के एक चीज बनी थी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ये एक चीज टूट के तीन चीजें बनी है, तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ग्रीन कलर बदला ब्लैक कलर के फेरस ऑक्साइड में, फेरस सल्फेट बदला है यहाँ पे Fe2O3 SO2 SO3 में, मतलब तीन चीजों में टूटा है। इसको बैलेंस कर देते हैं, जब ये टूटा है तो ये हमें क्या दे रहा है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और सिंपल खत्म। इसमें कॉम्बिनेशन था, उसमें डीकॉम्पोजिशन था, उससे पहले में डिस्प्लेसमेंट था, उससे पहले में डबल डिस्प्लेसमेंट था। Now move on activity number 1.6। 1.6 एक्टिविटी में दे रखा है, टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। सिंपल, एक ट्यूब ली हमने, उसमें 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन नहीं, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया। लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया। इस बॉइलिंग ट्यूब को टोंग से पकड़ा के ना, कुछ इस टाइप का होता है वो टोंग से पकड़ के इसको स्पिरिट लैंप या बर्नर से नीचे हीट किया गया। जब हीट किया जाएगा तो हमें बताना है कि हम क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिली। तो पहली चीज तो होगी, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 जब हीट किया जाएगा तो ये PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 मतलब ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्रेक डाउन होगा, ये होता है लेड ऑक्साइड। अब एक रिएक्टेंट
तीन प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि एक प्रोडक्ट जो एक तीन प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या होगी कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, NO2 जब निकलेगी, इवोल्यूट होगी ना जब ये, या फिर रिलीज होगी, तो इसके ब्राउन फ्यूम्स होंगे, ब्राउन कलर के कुछ बबल टाइप के फ्यूम्स निकलेंगे गैशियस फॉर्म में। ब्राउन फ्यूम्स होंगे और इसकी जो स्मेल होगी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार स्मेल होगी। और उसमें बचेगा फिर लास्ट में PbO, जो कि होगा येलो कलर का तुम पाउडर कह सकते हो। येलो पाउडर जो निकलेगा उसमें बचेगा जो लास्ट में, उसमें वो होगा PbO तुम्हारा। ये हमारी सिंपल ऑब्जर्वेशन थी कि जब हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो वो तीन चीज़ों में टूटेगा, लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सिंपली उड़ जाएगी, NO2 जब इवोल्यूट होगी या रिलीज होगी तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स में होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल के होंगे, बहुत पंजेंट स्मेल होंगे। और जो बचा कुचा पाउडर होगा उस टेस्ट ट्यूब में वो PbO होगा, लेड ऑक्साइड होगा, और एक रिएक्टेंट तीन चीज़ों में टूट रहा है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये था 1.6 का सारा ऑब्जर्वेशन। एक्टिविटी नंबर 1.7 से मोस्टली कम ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इसको हम पढ़ लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, एक मग लेंगे हम, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, उसके बेस में हम 2 होल कर देंगे। सिंपल एक मग लेंगे हम, उसके बेस में 2 होल कर देंगे। यहाँ से 2 होल करने के बाद फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, यहाँ पे हम रबर स्टॉपर लगा देंगे। रबर स्टॉपर लगाने के बाद इंसर्ट अ कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स, और इनमें हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे कार्बन के। कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये हमारा मग है, मग में हमने ये स्टॉपर यूज करे हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इसको कवर अप करने के लिए हम ऊपर से मान लो कोई भी टेस्ट ट्यूब वगैरह लगा देते हैं ऐसी, और इनको हम 6 वोल्ट की 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of sulfuric acid to the water. इसको हमने पानी से भर दिया। इस तरीके से भरना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो इसके अंदर समा जाए, अच्छे से डूब जाए। पानी से भरने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, H2SO4। H2SO4 ऐड करने के बाद take 2 graduated test tube filled with water, invert them over the 2 carbon electrodes. ये वही टेस्ट ट्यूब्स मैंने रख दी, इनके अंदर भी पानी है जो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दी गई है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time। यहाँ से मैंने सप्लाई दे दी करंट की, करंट जाने लगा, उसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। इस साइड जो मेरा है, जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है मेरा, वो है एनोड,
मतलब पॉजिटिव, और जो राइट वाला है वो है मेरा कैथोड, मतलब नेगेटिव। थोड़ी देर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर ना फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के आसपास ना फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होने लगेंगे, बबल बनने लगेंगे धीरे धीरे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब्स, और ये बबल्स क्या करेंगे, यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये बबल्स उस पानी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द सेम इन टेस्ट ट्यूब, कि जो पानी लिया जाएगा ना वो दोनों टेस्ट ट्यूब में बराबर लिया जाएगा या कम लिया जाएगा, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करिए। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, जब ये गैसेस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हम इनको रिमूव कर देंगे। कौन सी गैस बनेगी हमारी, आप मेरे को वो भी बताओगे। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, और कौन सी गैस बनेगी। ये हम एज अ होमवर्क रख रहे हैं अपना। होमवर्क में मुझे 3 क्वेश्चन आप बताओगे, वो थे कि कौन सी गैसेस बनेंगी इसमें, पहली चीज, और इनकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी या अलग होगी वो बताना है। और हर एक केस में क्या हुआ है ये बताना है। अब हम आ जाते हैं 1.8। 1.8 जो एक्टिविटी है वो है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। चाइना डिश एक बाउल की तरह, हमने चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड ले लिया है, अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl2। व्हाट इज इट्स कलर, इसका कलर क्या होगा ये बताना है पहली बात तो। दूसरी चीज, प्लेस द चाइना डिश अंडर द सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द चाइना सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। अभी इस टाइम पे इसका कलर क्या होगा, और इस चाइना डिश को मैंने सनलाइट में रख दिया, फिर इसका कलर क्या होगा ये बताना है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस होंगे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, जब ये चाइना डिश में रखा हुआ था, जब ये सनलाइट में नहीं था, उस टाइम पे जो इसका कलर होगा वो होगा वाइट, और आफ्टर प्लेस्ड इन सनलाइट इसका कलर हो जाएगा ग्रे। इसमें मोस्टली कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब सनलाइट में नहीं रखा था तब ये व्हाइट कलर का था, और जब रख दिया तो ये ग्रे कलर का हो गया है। इसकी रिएक्शन आती है तो वही सिंपल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट जाएगा। AgCl को जब सनलाइट में रखा तो ये तोड़ेगा Ag में प्लस Cl2 में, तोड़ रहा है, इसीलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और साथ ही में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत पड़ रही है, जब इसने सनलाइट एब्जॉर्ब करी है उसके बाद ही ये तोड़ पा रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। सनलाइट से पहले व्हाइट कलर का था, ये चाइना डिश में था, जब सनलाइट में रखने के बाद ये ग्रे कलर का हो गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिंपल।
एक्टिविटी नंबर 1.9, इस एक्टिविटी में है टेक अ 3 nails iron nails and clean them rubbing with sandpaper। 3 आयरन नेल्स लिए मैंने, 3 कीले ली, इन 3 कीलों को मैंने पहले सैंड पेपर से रब कर दिया, सैंड पेपर से क्लीन कर दिया है, क्योंकि ताकि ये थोड़ा सा भी इनके ऊपर कोई ऑक्सीजन का लेयर बना हो या किसी और चीज का लेयर बना हो वो साफ हो जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं हमें, एक टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml ऑफ CuSO4 होना चाहिए, जो कि कॉपर सल्फेट होता है। Tie 2 iron nails with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। ये है मेरा टेस्ट ट्यूब नंबर A और ये है मेरा टेस्ट ट्यूब नंबर B। मैंने ये दो जो कीले थी या ये दो जो नेल्स थी इनको इनके अंदर 20 मिनट के लिए डाल दिया B के अंदर। After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in a test tube. Compare the color of iron nails dipped in a copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अब हमें चेक करना है कि कलर में क्या चेंजेस आए हैं। अब हम सीधा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन में है कि पहले तो हम इसका रिएक्शन कर लेते हैं। आयरन जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गया तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 खुद बन गया और Cu उसने अकेला कर दिया। तो इसके हिसाब से ये पहला तो चीज आ गई हमारी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होने के साथ साथ इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट विच इज कॉल्ड द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्या होगा इसमें, why does iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fade? सिंपल क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि why blue color of CuSO4 फेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि सॉल्यूशन तो उसी का होता है तब भी? क्योंकि जो Fe होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है एंड इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। सिंपल, इसीलिए वो उसका जो ब्लू कलर होता है उसमें से कॉपर तो जब हट गया तो ब्लू कलर रहा किसका, इसलिए ब्लू कलर जो होता है वो फेड हो जाता है और ब्राउनिश कलर में वो चेंज हो जाता है, चेंज इनटू ब्राउनिश। सिंपल, यही थी ऑब्जर्वेशन जब मैंने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा जो कि ब्लू कलर का था। 20 मिनट के लिए मैंने उसमें आयरन नेल डाल दी। आयरन की थी इसलिए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव थी तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्वेश्चन आता है ना कि ब्लू कलर फेड क्यों हो गया? क्योंकि जो आयरन था वो ज्यादा रिएक्टिव था, उसने जब कॉपर को सॉल्यूशन में से हटा ही दिया तो सिर्फ आयरन का कलर बचेगा जो कि ब्राउनिश कलर होता है, ना कि ब्लू कलर।
अब इसमें एक तुम्हारा एक्टिविटी है 1.10 मतलब 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4। 3 ml लिया हमने टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब हम लेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो सिंपल वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, इसीलिए वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट किसका आएगा, BaSO4 का। ये तो हमने कल रिएक्शन में देखा ही था, सिंपल था। इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट ऐड करेंगे हम, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, Na2SO4 को BaCl2 के साथ जब ऐड किया जाएगा तो ये NaCl2 बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट होगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है इसमें, मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसके आयन इस पे चलेगा, इसके आयन इसमें चलेगा, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सिंपल क्वेश्चन आता है कि इसमें से प्रेसिपिटेट क्या होगा, तो प्रेसिपिटेट होगा BaSO4 जिसका कलर क्या होगा, वाइट। बस इतना ही है एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाएगा तो क्या होगा, ये एक्टिविटी थी 1.10, अब आ रही है 11, नोट इट प्लीज। एक्टिविटी 1.11 में है, एक चाइना डिश है, चाइना डिश में कॉपर का पाउडर है, Cu का पाउडर है। इस पाउडर को हीट किया जाएगा तो क्या होगा, तो जब कॉपर को हीट कर रहे हैं हम ऑक्सीजन में, एयर में हीट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। सिंपल, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। इसका जब रिवर्स किया जाएगा, मतलब CuO को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाएगा, हीट करा जाएगा, तो ये हमें कॉपर दे देगा और H2O दे देगा। मतलब सिंपल देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है तो ये ऑक्साइड बन रहा है, मतलब ये हो गई तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है, तो ये होगी रिडक्शन। जिसमें ये दोनों हो रहे हैं, चीज एक ही है पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं कॉपर में, तो ये हो जाएगा रिडॉक्स। नोट इट और टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए फर्स्ट चैप्टर की बस 11 एक्टिविटीज थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर।
और जो इसका हमने 1.7 एक्टिविटी का जो होमवर्क लिया था वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट इट्स क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. थैंक यू.